चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन द फील्ड। ठीक है, कि नाइट्रोजन का लॉसेस फील्ड में किस किस तरीके से होता है। इससे पहले अगर हम थोड़े ब्रीफ में अगर बात करें प्रीवियस क्लासेस की, तो कल की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन कौन से, नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। वो इधर का है यार। अच्छा, दोनों एक साथ चलेंगे। चलिए ठीक है। एक सेकंड, ऑनलाइन कैसे नहीं आ रहे बच्चे। चल गया। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर हवा आएगी तो तुम्हारा मस्तिष्क जो है ना, वो नींद नहीं आएगी तुम्हें और तुम जगे रहोगे। नींद की तो वो मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी दूसरी कमी है, नींद नहीं आना। ठीक है, हो सकता है तुम ज्यादा पढ़ाई करते हो इसलिए नींद नहीं आती हो, क्यों भाई, या घर वालों की चिंता ज्यादा हो इसलिए नींद नहीं आ सकती हो, है ना? या कोई और कारण हो उसकी वजह से नींद नहीं आती हो। चलिए गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे डब्ल्यू में है उनकी जी, हाँ जीके की क्लास होती है क्या डब्ल्यू वालों की? विष्णु तुम भी अब डब्ल्यू की क्लास नहीं लेते हैं क्यों? अच्छा, टाइम नहीं हो पा रहा, चलिए कोई ना, जीके पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बारे में। 4 टाइप्स के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस, अमोनिकल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, एमाइड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर और आपका अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार से मेरा क्वेश्चन है कि अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अगर हम फील्ड में करते हैं तो किस फर्टिलाइजर की या किस फॉर्म की अवेलेबिलिटी क्रॉप प्लांट्स को ज्यादा होती है नाइट्रेट की? रीजन क्या है? अमोनियम फिक्सेशन हो जाता है, इसलिए फर्स्ट या अर्ली ग्रोथ स्टेज में किसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है? नाइट्रेट की। ठीक है, यादव साहब है ना। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक एसिडिक सोइल है, एसिडिक सोइल का रिक्लेमेशन करने के लिए अगर फार्मर कहे कि मेरी सोइल जो है एसिडिक है और यदि मैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना चाहता हूं, तो कौन से फर्टिलाइजर का सजेशन आप दोगे? NH4 एसिडिक सोइल है उसकी। एक फार्मर आपके पास आता है, कहता है कि आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप मुझे कौन सी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का मुझे अप्लाई करना चाहिए अगर मेरी सोइल की कंडीशन कैसी है, एसिडिक है? नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का, क्योंकि उसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर लगभग हमने कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस होता है उसके बारे में, और उस नाइट्रोजन लॉस को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का लॉस फील्ड में किन किन तरीके से होता है। इससे पहले एक दो पॉइंट और मैं लिखाना भूल गया था, उन पे हम चर्चा करते हैं। कल हमने जो है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में बात किया था, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में बात किया था। उसके अंदर शायद एक अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट करके एक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लिखाना भूल गए थे, लिखे ना, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 26% होता है, जबकि सल्फर कितना परसेंट होता है? 15%। ठीक है, इसके बाद में एक नाम आपने सुना होगा सोइल साइंस के अंदर, प्रॉब्लमेटिक सोइल में, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स या जिन्हें क्या कहा जाता है? एमेलियोरेंट्स। क्या कहा जाता है? एमेलियोरेंट्स कहा जाता है। अब तक हमने बात किया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मैन्योर्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कम होती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी नेचर इनऑर्गेनिक होती है, जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो उन्हें क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजर कहा जाता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के अलावा ऐसे प्रोडक्ट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के अलावा ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी सोइल की कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, उसको रिक्लेम करते हैं, उसको सुधारते हैं, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट या एमेलियोरेंट कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एसिडिक सोइल है और एसिडिक सोइल को रिक्लेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अरे यार, एसिडिक सोइल को रिक्लेम करने के लिए जनरली
लाइम का यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका ना तो फर्टिलाइजर है ना आपका मैन्योर है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहा जाएगा अमेंडमेंट या एमेल्यूरेंट कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो एल्कली सोइल होती है जिनका पीएच जो है 8.5 से ज्यादा होता है, उन सोइल के रिक्लेमेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। तो जिप्सम हमारे लिए जो है फर्टिलाइजर नहीं है, मैन्योर नहीं है, वो क्या है, अमेंडमेंट है या फिर एमेल्यूरेंट है। क्लियर है, एक बार इसको लिखिएगा। अमेंडमेंट या एमेल्यूरेंट क्या होता है, substances other than manures and fertilizer which applied on soil to improve the कंडीशंस मतलब यहाँ पर फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल तीनों कंडीशंस की बात हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, एसिड सोइल के रिक्लेमेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम, लाइम का यूज करते हैं। तो लाइम हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, अमेंडमेंट होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, एल्कली सोइल अगर है तो उनके रिक्लेमेशन के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। किसका यूज करते हैं, जिप्सम का। तो जिप्सम यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए, अमेंडमेंट होगा। क्लियर हुआ, एक होता है अमेंडमेंट या जिसे कहा जाता है एमेल्यूरेंट, हिंदी में कहा जाता है सुधारक, यानी ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, फील्ड की कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, सुधारते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, उन्हें क्या कहा जाता है, अमेंडमेंट। अब तक की टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास 3-4 चीजें निकल के आती है। पहला आता है मैन्योर्स, जो आप सभी को पता है। फर्टिलाइजर आता है, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फिलर। क्या कहा जाता है, फिलर, ठीक है। फिलर के अलावा एक दो चीजें और है। फिलर क्या होता है कि जो उस फर्टिलाइजर का 100% मेकअप करने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलर कहा जाता है, ठीक है। ये लिखा एक बार आपने, जिप्सम में न्यूट्रिएंट तो होते हैं, फिर फर्टिलाइजर क्यों नहीं है। देखो जिप्सम अगर हम बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप के अंदर, हमारा पर्पज जो है क्या है, अगर हमारा पर्पज जो है सल्फर प्रोवाइड करवाने का है, तो यहाँ पर जो है जिप्सम एज ए फर्टिलाइजर का काम करेगा। लेकिन जनरली जो है जिप्सम हो गया, लाइम हो गया, ये ना तो मैन्योर्स होते हैं ना फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये अमेंडमेंट होते हैं, एमेल्यूरेंट होते हैं। जनरली इनका यूज किसमें करते हैं, रिक्लेमेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। क्या, जोर से, जेबी लॉज, जॉन बेनेट लॉज, ठीक है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन 26%, सल्फर 15% होता है। अमेंडमेंट और एमेल्यूरेंट लिखा, एक बार लिखो इसको। जिप्सम का यूज हम एसिडिक सोइल के अंदर क्यों नहीं करते हैं, जिप्सम का यूज जो है यहां पर एसिडिक सोइल के रिक्लेमेशन के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है कि हम जिप्सम का यूज जो है वो एसिडिक सोइल में नहीं करते हैं। वेरी गुड, अभी हम देखते हैं उसको। दूसरी चीज, एक और चीज क्वेश्चन है कि सैलाइन सोइल के रिक्लेमेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सैलाइन सोइल का रिक्लेमेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, लीचिंग का। वेरी गुड, किसका, लीचिंग का। उसके लिए जो है कोई भी केमिकल जो है या कोई भी अमेंडमेंट्स जो है नहीं है, उसका जो सबसे अच्छा तरीका है सैलाइन सोइल को रिक्लेम करने का, वो क्या है, लीचिंग है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ लीचिंग। एक होता है परकोलेशन, एक होता है लीचिंग। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द परकोलेशन और लीचिंग। हाँ, जो भी साल्ट है या जो भी न्यूट्रिएंट है वो बिलो क्रॉप रूट जोन चले जाएंगे। एक टर्म याद रखना है, अभी हम बात करेंगे। ये लिखा क्या आपने, इसको लिखो, substances other than manures and fertilizer which is applied on soil to improve the conditions, ठीक है। दियाराम मीना H+, वेरी गुड मोहित। फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हम जिप्सम का यूज एसिडिक सॉइल के अंदर नहीं करते हैं। लिख लिया, चलिए एक दो पॉइंट हम यहां पर देख लेते हैं। रीजन दैट gypsum not used
फॉर reclamation of acidic soil. एसिड सोइल की हम बात करते हैं तो एसिड सोइल जो है मतलब एसिडिटी जो है तीन तरीके का होता है। एक एक्टिव एसिडिटी होता है, एक आपका एक्सचेंजेबल एसिडिटी होता है जिसको हम साल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी बोलते हैं, और एक आपका क्या होता है रेजिडुअल एसिडिटी होता है। ठीक है, एक्टिव एसिडिटी क्या होता है कि सोइल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उसको जो मेजर करता है उसको, या उसकी वजह से जो एसिडिटी गवर्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी कहा जाता है। पीएच जो है हमेशा किसको मेजर करता है एक्टिव एसिडिटी को मेजर करता है। एक्सचेंजेबल एसिडिटी या साल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि सोइल के अंदर क्ले मिनरल होते हैं, क्ले मिनरल पर माइनस चार्ज होता है तो कुछ H+ आयन जो है उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो जाते हैं अडेयर हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। इस वजह से जो एसिडिटी गवर्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं साल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी या फिर एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहा जाता है। फिर आता है एक आपका रेजिडुअल एसिडिटी। रेजिडुअल एसिडिटी का मतलब क्या है, एक्टिव एसिडिटी और साल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी दोनों को जब हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके बाद भी अगर फील्ड में अगर एसिडिटी रिमेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे रेजिडुअल एसिडिटी। एक होता है टोटल एसिडिटी, मतलब आपका एक्टिव एसिडिटी, साल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी और रेजिडुअल एसिडिटी तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं टोटल एसिडिटी। अगर हम जिप्सम के फॉर्मूले की बात करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 डॉट 2S2। ये क्या है आपका जिप्सम। इसका रिक्लेमेशन हम जो है या इसका यूज जो है एसिडिक सोइल के अंदर नहीं करते हैं। कौन सी सोइल के अंदर नहीं करते हैं एसिडिक सोइल। यदि हम एसिडिक सोइल की बात करते हैं तो एसिडिक सोइल के अंदर क्या होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है ज्यादा होती है। H+ आयन क्या होते हैं यहाँ पर ज्यादा होते हैं। जब CaSO4 किसके साथ करेगा रिएक्ट H+ के साथ करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा Ca+ जो है वह कहां चला जाएगा क्ले कॉम्प्लेक्स के ऊपर चला जाएगा और ये SO4 जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड किसको इंक्रीज करेगा एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इसलिए कभी भी जो है एसिडिक सोइल के रिक्लेमेशन के लिए हम किसका यूज नहीं करते हैं जिप्सम का यूज नहीं करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन द फील्ड, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन फील्ड, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन फील्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट चीज आती है हमारा लीचिंग लॉसेस। कौन से आता है लीचिंग लॉसेस। ठीक है, लीचिंग लॉसेस को समझने से पहले हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है परकोलेशन और एक होता है लीचिंग। क्या होता है परकोलेशन, एक होता है लीचिंग और एक होता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन और लीचिंग। सबसे फर्स्ट चीज क्या है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है यानी फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर थ्रू दी सोइल प्रोफाइल, थ्रू दी सोइल सरफेस। मान लीजिए सोइल सरफेस है, ठीक है, रेनफॉल होती है, इरिगेशन देते हैं तो ये जो फर्स्ट एंट्री होती है सोइल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमेशा किस सोइल में होता है अनसैचुरेटेड सोइल के अंदर। कौन से सोइल में होता है अनसैचुरेटेड सोइल। क्लियर हुआ। मान लीजिए फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर हो चुका है और हमारे जो होराइजन्स होते हैं जिनको हम संस्तर बोलते हैं, ठीक है, अब सैचुरेटेड कंडीशन जैसे ही डेवलप होगी क्या होगा सैचुरेटेड कंडीशन यानी जब मैक्रो एंड माइक्रोपोर फुलफिल बाय द वाटर, इन दिस केस क्या होगा कि जो आपका वाटर है जो एंट्री कर रहा है वो क्या करेगा इन संस्तर से इन होराइजन से क्या करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दी सोइल प्रोफाइल या थ्रू दी सोइल होराइजन इन सैचुरेटेड कंडीशन इज नोन एज अ परकोलेशन। क्लियर हुआ। अब डाउनवर्ड मूवमेंट जो वाटर का होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्रॉप रूट जोन है, ठीक है, क्रॉप रूट जोन का मतलब क्या होता है कि डेप्थ ऑफ सोइल इन विच द रूट पेनेट्रेट, उस जोन को हम क्या बोलते हैं क्रॉप रूट जोन कहा जाता है। क्रॉप रूट जोन का मतलब क्या होता है कि वह डेप्थ सोइल की जहां तक क्रॉप की रूट क्या करती है पेनेट्रेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉप रूट जोन। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट हो सकते हैं या कुछ साल्ट हो सकते हैं, वो कहां पर प्रेजेंट है हमारे सरफेस पर प्रेजेंट है या फिर क्रॉप रूट जोन के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जैसे ही डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ये न्यूट्रिएंट और ये साल्ट जो है कहां पर आ जाएंगे बिलो क्रॉप रूट जोन आ जाते हैं। कहां जाते हैं बिलो क्रॉप रूट जोन आ जाते हैं और इस टर्म को क्या बोलते हैं लीचिंग। मोमेंट ऑफ साल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद द वाटर बिलो द क्रॉप रूट जोन इज नोन एज अ लीचिंग। क्लियर हुआ। लीचिंग होता है। परकोलेशन का मतलब क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल प्रोफाइल थ्रू द सोइल कॉलम्स
इन सैचुरेटेड कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन। फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन किस कंडीशन में होता है आपके? अनसेचुरेटेड। परकोलेशन किस में होता है? सेचुरेटेड। यहां पर जरूरी नहीं है कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। यदि न्यूट्रिएंट्स या साल्ट्स जो है वाटर के साथ आएंगे, नीचे आएंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और बिलो कहां चले जाएंगे? क्रॉप रूट जोन के, उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। मैंने आपको बताया जब हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होते हैं। ये ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है सोल्यूबिलिटी का? पहला हो गया कि इनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इस वजह से ये वाटर के साथ जो है हाईली सोल्यूबलाइज होते हैं, ठीक है, हाईली मोबाइल होते हैं। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर का जैसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे तो उनका अगर वाटर अगर ज्यादा है, सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा है, तो उनका मूवमेंट कैसा होगा? लीस्ट यानी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, क्रॉप रूट जोन के नीचे जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा लॉसेस अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में तो कौन से फर्टिलाइजर की होती है? नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की। तो एक टर्म हम लिख सकते हैं लीचिंग लॉसेस में। हम सिंपली आपको समझ में आ गया लीचिंग लॉसेस क्या होता है। सबसे ज्यादा लॉस जो है किस फर्टिलाइजर का होता है? लॉसेस मैक्सिमम लॉसेस किसका होता है? नाइट्रेट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। क्लियर हुआ? इसके बाद में सेकंड टर्म आता है यहां पर डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस का मतलब क्या है? कि जो आपकी नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हुई है उसका जस्ट रिवर्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए फील्ड के अंदर क्या है आपका? नाइट्रेट है। नाइट्रेट जो है किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में, ठीक है। नाइट्राइट कन्वर्ट होगा आपका NO में और NO कन्वर्ट होगा आपका N2 गैस में, ठीक है। और N2 क्या है आपका? एक गैसियस फॉर्म है। ये अब किस कंडीशन में हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हट रहा है। मतलब ये जो कंडीशन होगी, यहाँ पर जो स्थिति होगी वो क्या होगी? एनारोबिक कंडीशन होगी, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर लोगेड कंडीशन। किस कंडीशन में? वाटर लोगेड कंडीशन। वाटर लोगेड कंडीशन में यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाटर लोगेड कंडीशन में तो हो, लेकिन डिनाइट्रिफिकेशन जब सोइल के अंदर होता है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। वाटर लोगेड सोइल के अंदर अगर डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितना % होती है? तो याद रखना है वाटर लोगेड सोइल के साथ साथ यहाँ पर O2 कंसंट्रेशन जो है, O2 कंसंट्रेशन जो है कई बुक्स के अंदर 8 से 10% दे रखा है, आपको याद रखना है लेस देन 10%। कितना होता है? लेस देन 10%। क्लियर हुआ? यहाँ पर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो यहाँ पर रिडक्शन का काम करेंगे। तो कई सारे हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया, स्यूडोमोनास, बैसिलस और पैराकोकस। क्लियर हुआ? यहाँ चीज क्लियर है? डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस का मतलब क्या होता है कि नाइट्रेट का N2 गैस में कन्वर्जन, इसको हम क्या बोलते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन। कौन सी सोइल के अंदर होता है? कौन सी कंडीशन? वाटर लोगेड कंडीशन में। O2 कंसंट्रेशन कितने से कम होती है तब होता है? लेस देन 10%। स्यूडोमोनास, बैसिलस और पैराकोकस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस डिनाइट्रिफिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज क्लियर है? एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यदि मान लीजिए एक ऐसी सोइल है जिसके अंदर मैंने फ्रेशली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन किया है। किसका? फ्रेशली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का, या फ्रेशली मैंने कुछ स्टेबल्स जो है हार्वेस्टिंग के बाद ऐड किए हैं। एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो कंप्लीटली डिकम्पोज है। कंप्लीटली क्या है? डिकम्पोज है। एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मैंने फ्रेशली अभी क्या किया है? कुछ ऑर्गेनिक मैटर का ऐड किया है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऐड किया है। तो किसके अंदर डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ज्यादा होंगे? फर्स्ट वाली कंडीशन में या सेकंड वाली कंडीशन में? किसमें होगा? वेरी गुड। फर्स्ट कौन कौन बता रहा है? फर्स्ट वाली कंडीशन में लॉसेज जो है वो ज्यादा होंगे। रीजन क्या है? फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है, यानी आपने जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू किया है उसका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर बनने वाला CO2 यानी उनको एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलेगी, और एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ज्यादा करेंगे। समझ में आया? नहीं आया? दो कंडीशन है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि एक ए फील्ड है और एक बी है, ठीक। ए के अंदर जो है मैंने फ्रेशली ऑर्गेनिक रेजिड्यू का एप्लीकेशन किया है और इसके अंदर हमने किसी भी ऑर्गेनिक रेजिड्यू का एप्लीकेशन नहीं किया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कहां पर ज्यादा होगी? ए में या बी में?
किस में होगी? ए में। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उनको क्या मिल गया? सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया। जब सोर्स ऑफ एनर्जी मिला, दोनों के अंदर कंडीशन जो है वो कैसी है? वाटर लोगेट कंडीशन। कौन सी है? वाटर लोगेट कंडीशन है। तो किस कंडीशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज्यादा है? ए में या बी में? ए में ज्यादा है। तो मतलब जाहिर सी बात है, जब एनर्जी अगर यहाँ पर ज्यादा मिल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अगर ज्यादा है, तो होने वाला जो डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस है वो भी इस कंडीशन में क्या होगा? ज्यादा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर वाटर लोगेट सोइल के अंदर यदि हम फ्रेशली ऑर्गेनिक रेजिड्यू का एप्लीकेशन करते हैं तो डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, क्या होता है? तो क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहां पर हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इफ freshly organic residue applied in a waterlogged soil, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस क्या होंगे? डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस मोर। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करता हूं, उसका नाम है वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। क्या है? वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। वोलेटिलाइजेशन लॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये कहां पर होते हैं? कंडीशन इनके लिए क्या होती है? जनरली जो पीएच है, पीएच वैसे कई बुक्स के अंदर 7.5 दे रखा है, लेकिन याद रखना है 8 से क्या होगा? ज्यादा पीएच होगा। पीएच कितना हो? 8 हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन। क्या हो? स्लाइटली एल्कलाइन हो। टेम्परेचर जो है वैसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कितने से? 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है हमारा? डिनाइट्रिफिकेशन सॉरी वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर हम कर सकते हैं, साइक्रोफाइल्स, मेसोफाइल्स और थर्मोफाइल्स। अगर मैं बात करता हूं लगभग 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आते हैं वो कौन होते हैं? मेसोफाइल्स होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वोलेटिलाइजेशन लॉसेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मेसोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये वोलेटिलाइजेशन लॉसेस क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जो वाष्पित हो सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटिलाइजेशन लॉसेस का मतलब ये है कि फील्ड के अंदर जब स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन होगी, अभी हम देखेंगे कि ये एल्कलाइन कंडीशन में ही वोलेटिलाइजेशन लॉसेस क्यों होते हैं, एसिडिक सॉइल के अंदर क्यों नहीं होते हैं। एक बार समझिएगा कि जहां की पीएच कितनी हो? 8 से ज्यादा हो, स्लाइटली एल्कलाइन हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक, वहां पर क्या होता है? वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज का मतलब ये वोलेटिलाइजेशन लॉसेस क्या है? लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटिलाइजेशन लॉसेस कहा जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये स्लाइटली एल्कलाइन के अंदर ही क्यों जो है ज्यादा नाइट्रोजन का लॉसेस हो रहा है, और यहां पर जो नाइट्रोजन की फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म में होता है? अमोनिकल फॉर्म में ज्यादा लॉस होता है। किस फॉर्म में ज्यादा लॉस होता है? अमोनिकल फॉर्म में। अब क्वेश्चन बनता है कि स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन के अंदर ही क्यों होता है? आपने अगर प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़ा होगा तो उसके अंदर कहा जाता है कि एल्कलाइन सोइल ऐसी सोइल होती है जिनके अंदर सोडियम के कार्बोनेट या क्या प्रेजेंट हो? सोडियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन सोइल। सेलाइन सोइल क्या होती है? कि ऐसी सोइल जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलाइन सोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलाइन। एल्कलाइन सोइल का मतलब क्या है? कि ऐसी सोइल जिसके अंदर सोडियम की कार्बोनेट या क्या हो? बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, इसी को कहा जाता है। मान लीजिए हमारी सोइल कैसी है? एल्कलाइन है। कैसी है? एल्कलाइन है। ठीक है। जब एल्कलाइन सोइल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होंगे? ज्यादा होंगे, मतलब बाइकार्बोनेट ज्यादा है। बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब किसके साथ होगा? NH4 के साथ होगा। किसके साथ होगा? अमोनिकल। जैसे ही मान लीजिए आप अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हो तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? अमोनिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? अमोनिकल फॉर्म में। यहां पर जो है रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद इस NH4 से क्या निकलेगा? NH3। क्या निकलेगा? NH3। यहां पर क्या निकलेगा? H2O प्लस CO2। एक H यहां से निकला, एक H ये, एक ऑक्सीजन इसका निकला, तो CO2, एक O ये था और 2 H2O। यहां पर कौन सी गैस निकली? अमोनिया गैस निकली। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि फील्ड की सोइल की पीएच 8 से ज्यादा है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन है, तो उसके अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर नाइट्रोजन का लॉस किस फॉर्म में होता है? अमोनिया गैस के रूप में होता है। इसे क्या कहा जाता है? वोलेटिलाइजेशन लॉसेस कहा जाता है।
क्लियर हुआ? तो वोलेटिलाइजेशन लॉसेस एल्कलाइन सोइल में ही क्यों होते हैं, इसका ये रीजन है। तो यहां पर हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉसेस कौन से फर्टिलाइजर का होता है? मैक्सिमम लॉसेस इन वोलेटिलाइजेशन, प्रो वोलेटिलाइजेशन किसका होता है? प्रो वोलेटिलाइजेशन। कौन से फर्टिलाइजर का होता है? अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। कौन से फर्टिलाइजर का? अमोनिकल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, नाइट्रेट नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर का लॉसेस किस फॉर्म में ज्यादा होता है? वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग या डीनाइट्रिफिकेशन, किस में होता है? नाइट्रेट का भैया, नाइट्रेट का लीचिंग लॉसेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमोनिकल फर्टिलाइजर का लॉसेस जो है वो किस नेचर का होता है? वोलेटिलाइजेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है या लीचिंग होता है? तो किसका होता है? अमोनिकल फर्टिलाइजर का तो वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होगा ना, ठीक है। अब एक बड़ी चीज यहां पर आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइस के अंदर जो है सबसे ज्यादा लॉसेस जो है किस फॉर्म में होता है? डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग या फिर वोलेटिलाइजेशन? अरे यार, राइस के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होंगे ना। अगर मान लीजिए नाइट्रेट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करोगे तो वहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको याद रखना है। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, पूछो। मीथेन गैस आगे राइस के फील्ड से ज्यादा निकलती है, क्वेश्चन तो पूछे। उसका रीजन ये है, मीथेन गैस राइस के फील्ड से इसलिए ज्यादा निकलती है क्योंकि राइस के फील्ड के अंदर वाटर लोगेड कंडीशन होती है। वाटर लोगेड कंडीशन अगर होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ है वो है आपका कार्बन। कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है और रिएक्ट होकर CH4 का फॉर्मेशन करता है। इसलिए राइस के फील्ड से क्या निकलती है? मीथेन गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है, यदि मान लीजिए आपने यूरिया का एप्लीकेशन सोइल के अंदर किया है, स्लाइटली एल्कलाइन सोइल के अंदर आपने यूरिया का एप्लीकेशन किया है, तो उसका लॉस जो है किस तरीके से होगा? डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होगा, लीचिंग लॉसेस होगा या वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होगा? बोलो ना यार, क्यों होगा वोलेटिलाइजेशन लॉसेस? लीचिंग लॉसेस क्यों होगा? मैं स्लाइटली एल्कलाइन सोइल की बात कर रहा हूं। स्लाइट एक बार आप वापस समझ लीजिए, मेरे को पता है कि आपके तोते उड़ चुके हैं, ठीक है। तोते उड़ना जानते हो क्या होता है? हौस नहीं उड़ना, तोते ऊपर से चला जाना, ठीक है। चलिए एक बार और हम पूरा समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन लॉस जो है जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीचिंग लॉसेस। लीचिंग लॉसेस का मतलब क्या है कि कोई भी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है या नाइट्रोजन की फॉर्म जो है क्रॉप रोड जो उनके अंदर अवेलेबल है, आपने जैसे ही ज्यादा पानी का एप्लीकेशन किया या हाई अमाउंट ऑफ इरिगेशन का एप्लीकेशन करते हो या रेनफॉल ज्यादा होती है, तो वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर क्या करेंगे? रूट जोन के नीचे चले जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग लॉसेस कहा जाता है। क्लियर है? डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस किस कंडीशन में होते हैं? वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर होते हैं। यदि नाइट्रेट नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन आप करते हो तो नाइट्रेट का कन्वर्जन किस में हो जाता है? N2 गैस के अंदर हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस कहा जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। वोलेटिलाइजेशन लॉसेस का मतलब क्या है? वोलेटाइल फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन का लॉस होना। वोलेटाइल यानी वाष्प यानी गैसियस फॉर्म में। जैसे ही आप अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन स्लाइटली एल्कलाइन सोइल के अंदर करते हो तो यहाँ पर अमोनिकल मैंने बताया कि किस तरीके से कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है और उसका लॉस जो है अमोनिया के रूप में एटमॉस्फेयर में होता है। कब होता है? जब टेम्परेचर 25 से 60 डिग्री सेल्सियस हो और पीएच कैसा होना चाहिए? स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक। 3 तरीके का लॉसेस आपने देखा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइस के फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का लॉसेस किस मेथड की वजह से होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। किसकी वजह से होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। क्योंकि अधिकतर हम जो राइस का कल्टीवेशन करते हैं वो पडलिंग करके करते हैं, यानी वाटर लोगेड कंडीशन के अंदर करते हैं, इसलिए ज्यादा लॉसेस किसकी वजह से होता है? डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस की वजह से होता है। क्लियर है? अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि यूरिया का एप्लीकेशन, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यूरिया, यदि हम यूरिया का एप्लीकेशन स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल में करते हैं तो इसका लॉस होता है आपका वोलेटिलाइजेशन। किस लॉसेस से होता है? वोलेटिलाइजेशन से, ठीक है। यदि हम जनरल सॉइल के अंदर करते हैं, जनरल सॉइल वह है
वाटर अवेलेबिलिटी गुड। ठीक, तो यहाँ पर जो लॉसेस होता है वो किस लॉसेस होता है? लीचिंग। कौन सा होता है? लीचिंग। इसका रीजन क्या है कि स्लाइटली एल्कलाइन सोइल अगर है तो किस फॉर्म में होता है? वोलेटिलाइजेशन। रीजन क्या है? जैसे हम यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं तो मैंने कहा था कि यूरिया की हाइड्रोलाइसिस होती है, यूरिया एंजाइम एक्टिवेट होता है, निकल जो है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, अमोनियम कार्बामेट बनता है, अमोनियम कार्बामेट के बाद में जो है अमोनिया बाहर निकलता है और साथ में क्या निकलता है? H2 और CO2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अमोनिया जब बाहर निकल रही है तो जाहिर सी बात है अगर एल्कलाइन कंडीशन है तो लॉसेस किस फॉर्म में होगा? वोलेटिलाइजेशन। यदि मान लीजिए कि जनरल सोइल है जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी अगर अच्छी है तो यूरिया जो है हाईली सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म का होता है, इस वजह से उसके साथ सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होने के बाद अमोनिया जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और लॉसेस किस तरीके के होंगे? लीचिंग लॉसेस ज्यादा होते हैं। अगर पूछा जाए न्यूट्रल पीएच पर या जनरल सोइल में यूरिया का लॉसेस किस फॉर्म के माध्यम से ज्यादा होता है? लीचिंग। यदि स्लाइटली एल्कलाइन की पूछा जाए तो किस फॉर्म में होगा? वोलेटिलाइजेशन। ये चीज क्लियर है? एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूछो आप। कौन सा? एक दो क्वेश्चन और पूछे। मैं आपसे यहां से 5 क्वेश्चन अभी पूछूंगा, एक बार आप इसको लिखो। ठीक है, यहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं क्वेश्चन पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से पूछूंगा। ठीक है, ये लिख लिया था? चलिए थोड़ा जल्दी लिखना। ये भी लिख लिया? लिखना है इसको, इसको लिखो। रीजन दैट द जिप्सम नॉट यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल। ठीक है, कि एसिडिक सोइल के रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम का यूज नहीं किया जाता है। ये अगर आप डबल की तैयारी कर रहे हो तो, और अगर कोई सोइल साइंस का बंदा है तो आपसे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछ सकता है कि क्या कारण है कि जिप्सम का यूज जो है हम एसिडिक सोइल के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है रामायण थोड़ी? लिखा? तुम सालों लिखते नहीं हो फिर भी कि लिख लिया, लिखने दिया करो। लिख लिया? दिखाओ देखें। हरिश्चंद्र तो है ये थोड़े थोड़े। क्या 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 बोल रहे हो? अबे गर्मी? क्या आपको लगता है कि ये सीजन नहीं होना चाहिए था? जो मौसम है ये नहीं होना चाहिए था? या तो विंटर सीजन ही होता, या फिर सर्दियां पड़ रही है तो सर्दियां ही होती, गर्मियां पड़ रही तो गर्मी है? क्या नहीं होना चाहिए थी? होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये जो मधुमक्खियां होती है ये होना चाहिए थी? क्यों? अगर मान लीजिए एक कल्पना कीजिए, यदि हनी नहीं होती, मतलब हनी भी नहीं होती, हनी तो अलग चीज हो गया। मतलब हनी तो अलग, अगर हनी भी नहीं होती तो क्या हमारे लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता? क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पॉलिनेशन। यानी इस दुनिया के अंदर लगभग 80 से 70 से 80% ऐसे क्रॉप प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? हनी बी है। यदि हनी बी नहीं होता तो मुश्किल था कि ये ज्वार बाजरा वाला जो स्वाद है ये ले पाते। ठीक है, चलो लिखो लिखो जल्दी। लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन फील्ड, लीचिंग लॉसेस। लीचिंग का मतलब समझ गए कि लवणों का, पोषक तत्वों का जड़ क्षेत्र से नीचे जाना, किसके साथ? पानी के साथ। ऐसा ही बोलते हैं हिंदी में। लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट्स अलोंग विद द वाटर बिलो द क्रॉप रूट जोन इज नोन एज द लीचिंग लॉसेस। डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस, एक ये इक्वेशन लिख लेना, लिखना चाहो तो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, N2 गैस। कंडीशन जो है वाटर लोकेट कंडीशन होना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिलो 10% जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होना चाहिए। और एक और पॉइंट यहां पर लिख लेना, एक और पॉइंट यहां पर लिख लेना, 60 to 70% पोर स्पेस फुलफिल्ड बाय जनरली 60 से 70% जो पोर स्पेस है वो किसके द्वारा फुलफिल होना चाहिए? वाटर के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए।
4 वाटर लोगेट कंडीशन होना चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 10% और स्यूडोमोनास, बैसिलस, पेराकोकस, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक लंबी कतार है इनकी। उसके बाद 60 to 70% पोर स्पेस फुलफिल्ड बाय द वाटर। पोरोसिटी कौन सी सॉइल की ज्यादा होती है, सैंडी या क्ले? और पोर स्पेस सैंड। होता है कभी तुमने देखा होगा कि अगर दोस्त जब उम्मीद से अच्छा काम कर दे तो थोड़ा मतलब पचती नहीं है चीजें, हैं? नहीं है? चलो क्या, ये आवाज कहाँ से आती रहती है? ये आवाज आती है हमारे चंगू मंगू बैठे हुए हैं सामने कुछ, ठीक है? नहीं हो चंगू मंगू, क्या हो फिर? लच्छे? अच्छा अच्छा, उसकी बात समझने का थोड़ा सा गलती कर दिया ना। लिख लिया क्या? यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा? यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही सोइल के अंदर हम एप्लीकेशन करते हैं इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया के बाद में भी अगर एरोबिक कंडीशन है तो ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जन होता है, लेकिन पहले किसमें होगा? अमोनिया के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया की रेजिडुअल नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है या एसिडिक इन नेचर होता है, तो किस नेचर का होता है ये? एसिडिक। किस नेचर का होता है? एसिडिक, ठीक है। रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ यूरिया किस नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर का। रीजन क्या है? क्योंकि ये अमोनिया, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो क्या बनता है? अमोनिया का फॉर्मेशन। लिख लिया ये? चलिए आगे। इफ फ्रेशली ऑर्गेनिक रेजिड्यू इज अप्लाइड इन वाटर लोगेट सॉइल, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइस फील्ड के अंदर किस प्रकार का नाइट्रोजन लॉसेस ज्यादा होता है? डिनाइट्रिफिकेशन, वोलेटिलाइजेशन या फिर लीचिंग लॉसेस? किस प्रकार के होते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन। जनरली इंडिया के अंदर जो है वोलेटिलाइजेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो लॉस होता है इंडिया के अंदर वो किस फॉर्म में होता है? वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। लेकिन अगर हम बात करें राइस की तो किस फॉर्म में होता है? डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। थोड़ा जल्दी लिखो यार। तुमने एक मूवी देखी क्या वो? कौन सी? कौन सी? नहीं, ये हाँ सर तो बोल दिया बीच में, लेकिन कौन सी? नाम तो बताया नहीं अभी। ये आवाज उस तरीके से आ रही है जिस तरीके से एक इश्क करके मूवी आई थी, आमिर खान की और कौन था? अजय देवगन, ठीक है। दोनों की, वो एक जो बेरा आदमी है वो पाइप काटता है, ठीक है, लेकिन उसको वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि भाई मत काट मत काट मत काट, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है और वो पाइप को कट कर देता है। तो उसी तरीके से जो है, लेट समझ में आया मैं बोल। अच्छा, दियाराम तेरे को बड़ा मिस करता है, इधर से मैसेज करता है। चलो लिखो ये। मरोड़ रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। मैक्सिमम लॉसेस थ्रू वोलेटिलाइजेशन अमोनिकल नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का होता है। यूरिया का अगर हम एप्लीकेशन स्लाइटली एल्कलाइन सोइल में करते हैं तो वोलेटिलाइजेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं। न्यूट्रल या फिर जनरल सोइल पर करते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं? लीचिंग लॉसेस ज्यादा होते हैं। आज पीजी का जो है स्पोर्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया, किसी ने फिल किया था क्या आप में से? ऐसा सौभाग्य नहीं मिला फिल करने का यूं? चलो कोई ना, आने वाले समय में आप लोगों को स्पोर्ट काउंसलिंग में जाने का मौका ना मिले, उससे पहले ही जो है फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छा रिजल्ट आवे। हैं?
स्पोर्ट में फायदा है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है ना। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, JRF एग्रोनॉमी के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक अगर 160 170 तक है तब आपको मिल जाएगा, है ना। वो सब नॉर्मल ही होती है उसमें। 300 सीट है इस बार। तो आपकी रैंक कितनी है भाई? रैंक पता होगा उसके अकॉर्डिंग अपन प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना। चलो लिखिए क्या, जल्दी लिखो। अरे रैंक तो बताओ आप। 500। आप अगली बार प्रयास करना, आपको मिलेगा। ठीक है, लिख लिया? चलिए, इसके बाद में रुको किसके लिए? क्या करना, मतलब JRF लगानी है या फिर एडमिशन लेना है? एडमिशन लेना है, 200 तक लेके आ जाना। 200 अपने यहाँ पे किसी जाति विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी नहीं, लॉजिक है लेकिन अब ठीक है। चलिए स्टार्ट, अब शांत हो जाओ, बहुत सारी बातें हो चुकी है। देखो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन का लॉसेस 2-3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन लीचिंग लॉसेस, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस और वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। लेकिन अभी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइजर या ऐसे केमिकल्स का इनोवेशन हुआ है जो क्या करते हैं, लॉसेस से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। जैसा कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के बारे में आप सभी ज्ञानी लोग जानते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जाने अनजाने में जो आपको संडे को टेस्ट हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई थी और उसका पछतावा मेरे को हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो कौन सा बैक्टीरिया जो है वो मेनली इनहिबिट होता है, ठीक है, उन केमिकल्स की वजह से। गलती से जो है वहां पर आपको स्यूडोमोनास जो है ऑप्शन में था, लेकिन वो स्यूडोमोनास नहीं था, नाइट्रोसोमोनास था। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर को समझने से पहले, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर को समझने से पहले नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को हम एक और बार समझ लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपका जो अमोनिया बना है, यानी जो अमोनिकल फॉर्म बनी है, वो अमोनिकल फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट के अंदर। नाइट्राइट से किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप होती है और एक सेकंड स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है, इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनास। क्या है? नाइट्रोसोमोनास। सेकंड जो यहाँ पर काम आता है वो क्या है? नाइट्रोबैक्टर। और नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास दोनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोबैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन। अब ऐसे केमिकल जो इस नाइट्रिफिकेशन को इनहिबिट करेंगे, इसको बंद करेंगे या इसको रोकेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नाइट्रिफिकेशन। अब हम जानते हैं कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर दो स्टेप के अंदर होता है, एक होता है फर्स्ट और एक होता है सेकंड। यानी ऐसे केमिकल जो नाइट्रिफिकेशन को इनहिबिट करते हैं उनको तो हमने नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा, लेकिन मेनली जो है ये इन दोनों में से किस स्टेप को जो है बाधित करेंगे? तो याद रखना है किसको करते हैं ये? फर्स्ट स्टेप को। यानी अमोनिकल जो फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं? नाइट्राइट में। नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होगी तो किस में नहीं होने देगा? नाइट्रेट में। क्लियर हुआ? अब ऐसा क्यों होता है? जनरली जब हम मान लीजिए यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं, तो यूरिया का एप्लीकेशन करने के बाद या फिर मान लीजिए किसी हमने अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन आपने ऑक्सीडाइज जोन के अंदर किया है। कहां किया है? ऑक्सीडाइज। सोइल जो है वहां पर स्लाइटली एल्कलाइन सोइल नहीं है, जनरल पीएच सोइल का है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है तो अमोनिकल फॉर्म का कन्वर्जन किस में होगा? नाइट्रेट के अंदर होगा। किस में होगा? नाइट्रेट के अंदर होगा। और मान लीजिए वाटर की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है लीचिंग लॉसेस होंगे, यानी कहीं ना कहीं जो है इस अमोनिकल फॉर्म से जब नाइट्रेट फॉर्म में जाएगा तो वाटर या फिर लॉसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इन लॉसेस से प्रिवेंट करने के लिए ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने वाले
केमिकल्स को नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स जो है किस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, अमोनिकल से नाइट्राइट में या नाइट्राइट से नाइट्रेट में। किसको इनहिबिट करते हैं? अमोनिकल से नाइट्राइट में। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। तो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में बोल सकते हैं केमिकल्स which inhibit conversion of NH4 to nitrite और नाइट्रोसोमोनास एक्टिविटी। क्लियर हुआ? इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से पूछी जाती है कि प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से ऐसे केमिकल है जो कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एनसर। क्या है? एनसर। ठीक है, एनसर की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पाइरिडीन। क्या होता है? 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पाइरिडीन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग पर 2 अमीनो, यानी यहां पर भी एक अमीनो फर्स्ट ग्रुप, या फिर हम इसको काउंट कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक सेकंड, 1 2 3 6। ठीक है, 2 अमीनो का मतलब क्या हो गया? यहां पर एक अमीनो ग्रुप है, 6 ट्राइक्लोरो यानी 6 पर 3 क्लोरीन के ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ट्राइक्लोरो यहाँ एक क्या है? मिथाइल ग्रुप है, यानी जो CH है वो क्या है? CH3 है। तो 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पाइरिडीन, ये किसका फॉर्मूला होता है? आपके एनसर। बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो क्या होता है? 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पाइरिडीन होता है। इससे क्या कहा जाता है? एन सर्व कहा जाता है। एन सर्व किस नेचर का होता है? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है। इसके अलावा एक होता है आपका एम, एएम। एम जिसे कहा जाता है 2 अमीनो 4 क्लोरो मिथाइल पाइरीमिडीन। देखो इसके पीछे क्या है? पाइरीमिडीन है, जबकि एन सर्व के पीछे क्या है? पाइरीडीन है। ये चीज याद रखना है। एम के अंदर तो क्या आता है? पाइरीमिडीन आता है, जबकि एन सर्व के अंदर क्या आता है? पाइरीडीन आता है। इसके अलावा भी सल्फोथायोजोल, STH, सल्फोथायोजोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, आपने नीम का नाम सुना होगा। नीम का जो ऑयल केक है वो भी किसका काम करता है? नीम ऑयल केक। इसके अलावा एक ग्रास है, ब्रेकेरिया ह्यूमिकोला, ब्रेकेरिया ह्यूमिकोला, जो कि मेनली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्रो होती है, ट्रॉपिकल रीजन में। और उसके रूट एक्सुडेट्स जो होते हैं, एक्सुडेट्स, वो एक्ट करते हैं इधर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है। पहली चीज, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर क्या होता है कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, मेनली अमोनिकल से नाइट्राइट के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, नाइट्रोसोमोनास की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा जाता है। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एनसर, 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पाइरिडीन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका एएम यानी 2 अमीनो 4 क्लोरो मिथाइल पाइरिमिडीन जिसे कहा जाता है। नीम ऑयल केक हो गया। ग्रास की अगर हम बात करते हो, ब्रेकेरिया ह्यूमिकोला, जो कि मेनली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ग्रो होती है। इसके रूट से निकलने वाले केमिकल्स जो है वो क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करते हैं। एक बार आप इसको लिखिए, ये लिखिए क्या फर्स्ट स्लाइड, एक बार इसको लिखो जिन्होंने नहीं लिखा है। आंसर 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पाइरिडीन। लिख लिया? चलिए, 2 अमीनो 4 6 मिथाइल होगा ये 6।
6 मिथाइल। कौन सा? रूट एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स का मतलब क्या होता है कि केमिकल विच इज सिक्रेटेड बाय द रूट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बेक। लिखो 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पायरिडीन। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? एंसर, जिसको हम नाइट्रा पायरीन भी बोलते हैं। इस एंसर को जो है नाइट्रा पायरीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रा पायरीन। माइक्रा पायरीन नहीं, नाइट्रा पायरीन। नाइट्रा पायरीन लिख लिया। इसके बाद में एम लिख लो। इसके अलावा कुछ और लिख लेना। सल्फोथायोजोल भी लिख लेना एक, एसटी जिसको हम बोलते हैं सल्फोथायोजोल। एक डीसीडी करके भी आता है, डाई सल्फोथायोजोल, डीसीडी डाई अमोनियम साइनामाइड। वैसे इसका डाई साइनाडामाइड ही होता है, डाई अमोनियम। अमोनियम लिख लिया क्या आप लोगों ने? तो थोड़ा सा पेंसिल है, रबर तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कट करके डाई साइनाडामाइड, डाई साइन, ठीक है। ठीक है, डीसीडी। इसके बाद में एक और लिख लेना, लोलैंड सोइल के अंदर जो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के अंदर OTU, ठीक है। ओक्सामाइड, थायोयूरिया और यूरा, ओक्सामाइड, थायोयूरिया और यूरिया पायराजोल, ठीक है। लोलैंड एक होता है अपलैंड सोइल, जितने भी आपको एंसर, एएम, नीम ऑयल के ग्रासेस, सल्फर थायोजोल या डीसीडी जो है, ये क्या है? अपलैंड सोइल के अंदर यूज किए जाते हैं। लोलैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी सोइल जिनके अंदर इरिगेशन के या फिर रेनफॉल के 24 से 48 आवर के बाद भी वाटर अगर स्टेगनेट रहता है, खड़ा रहता है, या उसके अंदर पानी रहता है, तो उन सोइल को हम बोलते हैं लोलैंड सोइल, ठीक है। इसके अंदर आपका ओक्सामाइड, थायोयूरिया और यूरिया पायरोजोल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओक्सामाइड के अंदर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कितना होता है? 31% होता है, और थायोयूरिया के अंदर 36.8% होता है। थायोयूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थायोयूरिया का फॉर्मूला होता है NH4 2CS, NH4CS। लिखा क्या ये? यूरियस इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एक होता है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, एक होते हैं यूरियस इनहिबिटर। किसी को कोई कंफ्यूजन? थायोयूरिया, यूरिया पायराजोन, हाँ, PYARAZONE, पायराजोन, यूरिया पायराजोन, ठीक है। यूरियस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? यूरियस इनहिबिटर्स एक होते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, एक होते हैं यूरियस इनहिबिटर्स। बताओ। यूरियस इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स जो यूरिया की हाइड्रोलाइसिस को क्या करेंगे? इनहिबिट करने का काम करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? यूरियस इनहिबिटर्स, ठीक है। एक बार ये लिखो,
लिखा? चलिए इसके बाद अगला डालना, यूरिएज इनहिबिटर्स। यूरिएज इनहिबिटर्स, यूरिएज इनहिबिटर की अगर हम बात करते हैं तो यूरिएज एंजाइम है जो क्या करता है, यूरिया की हाइड्रोलाइसिस को एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन? यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम का एक्टिवेशन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट करता है? निकल करता है। यूरिएज इनहिबिटर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे केमिकल्स जो यूरिएज की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? यूरिएज इनहिबिटर्स। ठीक है, एक बार इसको लिखना, केमिकल्स which inhibit activity of urease enzyme। ठीक है, inhibit हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, एग्जाम्पल PPD, फिनाइल लिख लीजिए एक बार। यूरिएज इनहिबिटर्स, केमिकल्स विच इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ यूरिएज एंजाइम, इनको हम क्या बोलते हैं? यूरिएज इनहिबिटर्स कहा जाता है। ऐसे केमिकल जो यूरिएज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, और यूरिएज की एक्टिविटी अगर इनहिबिट होगी तो यूरिया की हाइड्रोलाइसिस भी क्या होगा? इनहिबिट होगी। ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं? यूरिएज इनहिबिटर्स कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है यूरिएज इनहिबिटर्स नहीं है। याद रखना है PPDA। PPDA का मतलब हो जाएगा फिनाइल फोस्फोडाइएमाइड। ठीक है, PMA आप सभी जानते हैं फिनाइल मर्क्यूरियल एसीटेट है, जो कि आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का भी क्या है? एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, एनबीपीटी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम नहीं है वैसे। एनबीपीटी एन ब्यूटाइल थायोफॉस्फोरो ट्राइएमाइड। क्विनोन्स या बेंजोक्विनोन्स, जो भी आपके क्विनोन्स और या बेंजोक्विनोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? यूरिएज इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड भी आपका क्या है? यूरिएज इनहिबिटर है। ये चीजें याद रखना है। कंफ्यूजन नहीं होना है, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, यूरिएज इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। याद नहीं हो तो एक छोटे से पेज पर जो है कट करना, उस पर लिखना नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, जितने भी नाम है उनको एक साथ एनलिस्ट कर लेना। एक पेज पे जो है यूरिएज इनहिबिटर लिख लेना। रोजाना एक एक का भी नाम याद करोगे तो लगभग 3-4 महीने हैं अभी, है ना, तो तुम याद कर सकते हो। ठीक, आज के इस क्लास के अंदर हमने बात किया है, सबसे पहले हमने बात किया था किसके बारे में? एमेल्यूरेंट्स, या हम उनको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं? सोइल की कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, उनको रिक्लेम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट कहा जाता है या फिर एमेल्यूरेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन 3 तरीके से होता है, लीचिंग लॉसेस, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस और वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। लीचिंग लॉसेस का मतलब क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट अलोंग विद द वाटर बिलो द क्रॉप रूट जोन, क्या कहलाता है? लीचिंग लॉसेस कहलाता है।
सेकंड चीज की बात करते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस वाटरलोगेड सॉइल के अंदर होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें 60 से 70% जो पोर स्पेस है वो किसके द्वारा फुलफिल होना चाहिए, वाटर के द्वारा। तो इस कंडीशन के अंदर स्यूडोमोनास, बेसिलस या पैराकोकस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, नाइट्रेट को N2 गैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसे कहा जाता है डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस। राइस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का लॉस किस माध्यम से होता है, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस के माध्यम से होता है। वोलेटिलाइजेशन लॉसेस का मतलब क्या है कि फील्ड के अंदर नाइट्रोजन का लॉस जो है अगर गैसियस फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। किस कंडीशन में होगा, या तो स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होना चाहिए या 8 से ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 25 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर अमोनिया जो है वोलेटाइल फॉर्म में लॉसेस होगा, क्योंकि इवेपोरेशन लॉसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस कहा जाता है। क्लियर है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं वो वोलेटिलाइजेशन माध्यम से होते हैं। जनरली अमोनिकल फर्टिलाइजर का लॉसेस जो है वोलेटिलाइजेशन माध्यम से होता है। जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर है उनका लॉसेस किस माध्यम से होता है, आपके लीचिंग लॉसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन राइस के केस के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का लॉस डिनाइट्रेशन लॉसेस के माध्यम से होता है। इन लॉसेस को कम करने के लिए, इन लॉसेस से बचने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि किसी जगह अगर नाइट्रेट का लॉस अगर ज्यादा होता है, यानी मान लीजिए अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हो, नाइट्रेट में कन्वर्जन हो जाता है और नाइट्रेट जो है लीचिंग डाउन होकर उसका लॉस होता है, तो वहां पर हम ऐसे कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जो उन लॉसेस को कम करने का काम करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर्स कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक अपलैंड सोइल के अंदर यूज किए जाते हैं, एक लोलैंड के अंदर यूज किए जाते हैं। लोलैंड के अंदर OTU यानी आपका हो सकता है ऑक्सामाइड हो, थायोयूरिया हो, या फिर यूरिया पायरोजोन हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अपलैंड कंडीशन के अंदर, तो एनसर्व है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनसर्व को क्या कहा जाता है, 2 अमीनो 6 ट्राइक्लोरोमिथाइल पायरिडीन कहा जाता है या फिर नाइट्रापायराइन कहा जाता है, ठीक है। एएम का मतलब क्या होता है, 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पायरीमिडीन कहा जाता है एएम को। इसके अलावा आपका नीम ऑयल केक हो गया, ठीक है। आपका जो है ब्रेक्योलिया, वो एक ग्रास है, ट्रॉपिकल ग्रास जो है ब्रेकेरिया हुमिकोला, जो एक ट्रॉपिकल ग्रास है, रूट एक्सुएट्स निकालती है जिससे नाइट्रिफिकेशन लॉसेस कम, सॉरी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है। मेनली क्या आपका नामोनिकल से नाइट्राइट में जो कन्वर्जन है उसको बाधित करते हैं, उसको इनिबिट करते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद यूरियस इनिबिटर के बारे में बात किया। यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करने वाले केमिकल्स को यूरियस इनिबिटर्स कहा जाता है। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। ऑप्शन में केवल यही पूछा जा सकता है कि कौन सा यूरियस इनिबिटर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, 3-4 नाम आपको इस केस में याद रखना है और कुछ जो है नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर्स के अंदर याद रखना है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। अरे यार, कहाँ से होगा ये।